Hello everyone, this is Shailesh Kumar Mishra, your science mentor, and I welcome you all to my channel of Devik Gurukul. तो आई होप कि जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेजेंट जो 2025 में अपने बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, अच्छे से उनका प्रिपरेशन चल रहा हो। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे बच्चों का दिल दहल उठता है। जैसे ही इस चैप्टर का नाम सुनते हैं बच्चे, सबके सिर के पसीने छूटने लगते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कितना भी पढ़ लो, ये चैप्टर हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों तो ये भी कहते थे मेरे को कि सर जब मैं रात को सोता हूं तो इस चैप्टर के बुरे बुरे सपने आते हैं मेरे सपने में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आके मेरे सपने में मेरे को डराते हैं। आई होप कि आप सारे बच्चों जो इस वीडियो को देख रहे हो आपको पता लग गया होगा, हिंट मैंने कर दिया कि हम लोग किस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो टेंशन नहीं लेने का, अगर शैलेश सर हैं तो आप सबको बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने सारे वीडियोस को ध्यान से देख लिया तो कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरेंगे नहीं अपने लाइफ में, बल्कि अगर आप क्लास 10th के सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी कवर करूंगा इस वीडियो में जो आपको क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत इजी बनाने वाला है। ठीक है, चलिए तो मजेदार सा ये जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी शुरुआत करते हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाएं। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कार्बन का एक छत्र राज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है जो सारे बच्चों को डरा रहा है, चलिए पहले इसका कुंडली निकाला जाए कि क्या है ये कार्बन। ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालेंगे सब कोई अपने कॉपी में, कार्बन का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जो है सबसे पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं कि क्या है ये कार्बन, तब मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कार्बन जो है सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है फटाफट जल्दी बताइए? एक ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होता है, और अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपके मेटल्स हो गए। एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है जिन एलिमेंट्स का एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन से आयंस का फॉर्मेशन होगा? नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। और फटाफट मेटलॉइड्स क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के जैसा प्रॉपर्टी शो होता है, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटलॉइड। तो जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आपका क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, तो कार्बन को इन तीनों कैटेगरीज में से किस में प्लेस किया जाता है? तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, मींस इनका जो भी प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करता है? नॉन मेटल्स के साथ। इसीलिए जो कार्बन है इसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं। और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट मींस जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मींस इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखेंगे तो वो होता है आपका 2,4। अगर हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे वाले ऑर्बिट में जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर आप एसपीडीएफ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है तो ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? तो कार्बन बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट। टोटल जो हमने पीरियोडिक टेबल है, आप लोग सब कोई पीरियोडिक टेबल तो देखे होंगे। इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग s p d और f सबशेल f ब्लॉक्स में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा है। तो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? p सबशेल में। दैट मींस ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करने वाला है? p ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2,4। अगर आप इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो कितना होगा? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले मेरे को ये बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट का जब आप एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। तो दैट मींस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 4 होगा। ठीक है, अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन का वैलेंसी भी क्या होगा? कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है, क्योंकि वैलेंसी हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर वैलेंसी 1 to 4 है, सॉरी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है तो वैलेंसी भी 1 to 4 ही होता है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 ये सब है अगर, तो 8 में से माइनस करते हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका लोकेशन देखें पीरियोडिक टेबल पे, लोकेशन अगर हम इसका पीरियोडिक टेबल में देखें, लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोकेशन देखें तो ये 14th ग्रुप में पाया जाता है और सेकेंड पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप और सेकेंड पीरियड में जब आप लोकेट करिएगा तो इजीली जो है वो आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग इंफॉर्मेशन कार्बन के बारे में ड्रॉ करेंगे वो इसके एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस बना देंगे, कार्बन सेंटर में लिखेंगे, ये इसका पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाने हैं? 4। 1 2 3 4। तो ये हमारा जो कार्बन है उसका एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास को पता लगाएं तो एटॉमिक मास जो है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U। एटॉमिक मास यूनिट पे कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास हम लोग कितना लेते हैं? 12U लेते हैं। ठीक है, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एलोट्रॉपी शो करता है। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एलोट्रॉपी का मतलब अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। और जो वेरियस फॉर्म्स है उसको हम लोग एलोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है आपका? कोल,
डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारा हमारा जो है कार्बन का ही फॉर्म्स है, ठीक है। कोल्ड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोई भी फॉर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा आपका नेचुरल फॉर्म है, बट बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स भी है कार्बन का जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया, जैसे फॉर एग्जांपल फुलरेंस। फुलरेंस एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, फुलरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आइसोटोप्स भी है हमारे पास। व्हाट आर आइसोटोप्स? बहुत इजी टॉपिक था 9th क्लास का। क्या डिफाइन कर सकते हैं आप आइसोटोप्स को? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो कहीं पे भी वीडियो को पॉज करके कहीं साइड में नोट में आप ये सारे डेफिनेशंस को लिख सकते हैं जो मैं बोर्ड पे अभी नहीं लिख पा रहा हूं। क्या होता है आइसोटोप्स का डेफिनेशन? क्योंकि ये पिछले चैप्टर्स या पिछले क्लास का टॉपिक्स है, इसीलिए हम बार बार उसको डिफाइन नहीं करेंगे बोर्ड पे लिख के। उसको आप कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके कहीं पे भी आप साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6, लेकिन सबका मास नंबर क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ 3 आइसोटोप आपके कार्बन का, C12, C13, C14। तो C14 आइसोटोप जो है कार्बन का, याद रखिएगा, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। जो C14 है आपका, इट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। अब अगर हम कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म की बात करें अर्थ पे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन का बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। तो जो प्यूरेस्ट फॉर्म है कार्बन का वो है आपका डायमंड। डायमंड इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन का इस अर्थ पे सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है आपका? डायमंड, ठीक है। तो आई होप कि इतना सारा इंट्रोडक्शन काफी है आपकी जानकारी के लिए कि कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या है? इट इज अ नॉन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4 अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। और अगर एसपीडीएफ में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s2 2s2 2p2। p सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, दैट मींस कार्बन p ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में उसमें बिलोंग करता है। तो कार्बन का लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी क्या होगा? 4 ही होगा। अब इस कार्बन का अगर हम लोकेशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन का लोकेशन जो है वो 14th ग्रुप और सेकंड पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। कभी भी जब आपको पीरियोडिक टेबल मिले तो वहां पे आप देखिएगा कि कार्बन आपको कहां पे लोकेटेड है पीरियोडिक टेबल में, तो वो आपको कार्बन जो है 14th ग्रुप और सेकंड पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाद वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12U। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास यूनिट स्केल में हम लोग जो C12 कार्बन एटम है इसका जो एटॉमिक मास है 12U, उसको एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट हम लोग मानते हैं। कार्बन जो है ये एलोट्रोपी शो करता है और इनका जो वेरियस फॉर्म्स है वो है कोल्ड, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये सब कार्बन का फॉर्म्स है। कार्बन के आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, C12, C13, C14। और जो C14 आइसोटोप है कार्बन का, इट इज रेडियो एक्टिव। और इसी आइसोटोप की मदद से हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं, जो 9th क्लास में आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के लास्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर जितने भी फॉर्म्स है कार्बन का, उन सारे फॉर्म्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म किसका है? डायमंड। डायमंड इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है, बट
डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और आप लोग देखे होंगे कि डायमंड जो है कितना ज्यादा उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं क्या होता है। तो जनरली हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका है। उन 118 एलिमेंट्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक है, अगर इन 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को आप बाहर निकाले जो है आपका कार्बन, तो कार्बन जनरली हम लोग कहते हैं कि इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उनमें जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, आपका कार्बन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपाउंड्स के बारे में। अगर कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इस अभी तक हमारे पास मोर देन लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स नोन है कार्बन का। ठीक है, तो आप क्या करें, जो वेइंग बैलेंस होता है उस पे आप कार्बन के कंपाउंड्स को एक तरफ रख दें और बाकी जो 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड है उनको एक जगह आप रखते, तभी भी जब आप कंपेयर करिएगा तब भी कार्बन जो है उसी का पलड़ा भारी होगा। दैट मींस कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है जो बाकी किसी भी एलिमेंट में ये दम नहीं है कि वो कार्बन के जैसे प्रॉपर्टी कंपाउंड्स को बना सके। ठीक है, इसी और जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़ा अलग तरह का होता है। हम लोग जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे। कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो इस थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो कार्बन इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और वो बाकी सारे कंपाउंड से काफी अलग होता है। इसीलिए केमिस्ट्री में क्या किया गया, कार्बन को एक सेपरेट ब्रांच ही दे दिया गया कि जाओ भाई तुमको एक अलग ब्रांच दिया गया जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? एक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी ब्रांच को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे? कार्बन और उसके कंपाउंड्स का। कार्बन का कुंडली तैयार है आपके सामने, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन जो है वो क्यों आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है बोर्ड को रब करने में, तो उस ड्यूरेशन को आप इजीली जो है वो स्किप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ये जानेंगे कि कार्बन जो है वो किस तरह का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। दैट मींस लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ठीक है, पहले हम कार्बन का स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रख देते हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कार्बन का एटम का क्या किया है? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखिएगा तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर हम कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,4। तो अगर हम कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने पे कौन से आयन में चेंज हो जाता है एटम? नेगेटिव आयंस। तो कार्बन C4- आयन में चेंज हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। स्टेबल हो सकता है कार्बन।
अगर हम कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो कार्बन जो है वो C4 प्लस आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो C4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो हीलियम से मैच करेगा और ये नियोन से मैच करेगा। तो कार्बन में आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं और कार्बन में से चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों में से क्या करेंगे? दोनों में से एक भी नहीं कर पाएंगे आप। ना तो कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हैं, ना ही कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो रीजन समझते हैं क्यों, ठीक है? कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। 5 फीट का एक बेंच है, सपोज करिए क्लासरूम में क्लास चल रहा है, एक बेंच डेस्क लगा हुआ है, बच्चे जो है वो 5 फीट बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बेंच पे हम क्या करते हैं, 4 बच्चे को बैठा देते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, एक बच्चे को बैठाएंगे। जो 4 बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत फील होगा, उनको दिक्कत महसूस होगा कि भाई अब बहुत सिकुड़ के बैठना है। फिर एक और बच्चे को बैठाएंगे, एक और बच्चे को बैठाएंगे और एक और बच्चे को बैठाएंगे। टोटल कितने को बैठा दिया हम लोगों ने? 4। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटे से बेंच पे 4 स्टूडेंट्स पहले से ही बैठे हुए हैं। 4 स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं कि आप और बैठ जाइए। जैसे ही 4 स्टूडेंट्स और बैठेंगे, सबके बीच में धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा। एक इधर से धक्का मारेगा, दूसरा इधर से धक्का मारेगा, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी बच्चा ठीक तरीके से नहीं बैठ पाएगा। सेम सिचुएशन यहां पे होता है। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग जानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, जैसे सपोज करिए ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर देंगे। ये बाहर से आए हुए वाले इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक छोटे से जगह पे जब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिट करने का कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके C4 माइनस आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है? अब आते हैं इसकी बारी, C4 प्लस वाले। तो अगर माइनस नहीं तो प्लस बना के देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत होगी भाई? ये आपका पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, 1 2 3 4 और पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब क्या करना है हमको? कार्बन में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, ठीक है? तो कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कम हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, लेकिन प्रोटॉन कितना रहेगा? वो तो 6 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, बहुत आलसी है, इतनी जल्दी आसानी से बाहर निकलता नहीं है। तो जो रिमेनिंग प्रोटॉन्स है वो क्या करेगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो 6 प्रोटॉन है, वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उस पे ज्यादा फोर्स के साथ वो अट्रैक्शन लगाएगा और अपनी तरफ खींचेगा। रिजल्टेंट क्या होगा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमको क्या लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर निकालने में, उस इलेक्ट्रॉन में हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा। अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा, और चौथे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो काफी लार्ज अमाउंट हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसीलिए कार्बन जो है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दैट मींस ना तो C4 माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा, ना C4 प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर कार्बन करेगा क्या है? 3 मिलियन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे तब? कार्बन क्या करता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड।
तो what is covalent compound? The compounds which are formed by the mutual sharing of electrons, one or more electrons between atoms of different element is called कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। मींस कोवेलेंट कैसे बना? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को आप एक साथ बाहर निकाल सकते हैं इसमें, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एडअप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया भाई कि कार्बन जो है वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि 4 को एक साथ ऐड कराना या 4 को एक साथ बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है इन दैट केस? कार्बन जो है वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो सिर्फ कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा भाई कि कार्बन क्या है। तो कार्बन का पूरा कुंडली मैंने आप लोगों को बता दिया, उसका सारा इंट्रोडक्शन बता दिया कि कार्बन किस तरह का एलिमेंट है। कार्बन जो है उसको केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच दे दिया गया है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और कार्बन जो है उनका जो कंपाउंड्स है वो आयनिक नेचर का नहीं होता है। कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंपाउंड बनता है उन्हीं को कहते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन के जितने भी 3 मिलियन कंपाउंड्स लगभग जो हम लोग के पास नोन है वो सब कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने आपको अभी बताया उसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन के अलावा ऐसे कौन कौन से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। उसमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।